जोहार, नमस्कार। कानून की बात में जब भी हम आपके साथ रूबरू होते हैं, आपके सामने आते हैं हर हफ्ते, तो हमारी कोशिश यह होती है कि हम आपको कानून की पेचीदगियों के अलावा कानून के क्या नुकसान, कहाँ आपको झेलने पड़ सकते हैं और कानून ने कहाँ आपके हित के लिए क्या क्या उपाय किए हैं, ये बताएं। जैसे कि शुरू से हम आपको बता रहे हैं कि बिन पैसे के उन लोगों को जो यह मानते हैं कि उनकी हैसियत नहीं है, उनकी पहुंच नहीं है, उनको भी न्याय दिलाने की पुरजोर कोशिश माननीय सर्वोच्च न्यायालय की है। इसके लिए क्या क्या व्यवस्था है, ये हमने बताया है। आमतौर पर जब आप अदालत में जाते हैं किसी मामले को लेकर के, तो अदालतों में आपकी बात कोई दूसरा कहता है, काला कोट पहना हुआ व्यक्ति। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हर जिले के स्तर पर, सब डिवीजन के स्तर पर जहाँ की अदालतें हैं, वहाँ पर यह व्यवस्था कर रखी है कि आप स्वयं अपनी बात कह करके जो भी शिकायत है, उस शिकायत का वारा न्यारा करा सकते हैं। अगर आपकी हैसियत नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, आप महिला हैं, आप विकलांग हैं, आप ट्रांसजेंडर हैं और आपकी आमदनी 3 लाख रुपए सालाना से कम है, तो ऐसे सारे लोगों को जरूरत पड़ने पर निःशुल्क आपका मनचाहा एडवोकेट भी मिल सकता है, जो आपकी लड़ाई निचली अदालत से लेकर के ऊपरी अदालत तक लड़ेंगे। तो ये सारी व्यवस्था है। इस व्यवस्था के लिए कहीं आपको जाना नहीं है। अगर आपके सब डिवीजन में अनुमंडलीय न्यायालय है, वहां पहुंचिए। वहां पर एक दफ्तर होगा जिसमें लिखा होगा विधिक सेवा प्राधिकार। आपके जिला में डीएलएसए, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, न्याय सदन लिखा हुआ है। आपके हाईकोर्ट के लेवल पर झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार, इस तरह की व्यवस्था नीचे से ऊपर तक है। और आप अपने यहाँ से एक पोस्ट कार्ड भेज सकते हैं, एक लिफाफा भेज सकते हैं। और अगर आपके पास मोबाइल है तो मोबाइल में वेबसाइट बनाया हुआ है कि आप उस पर जा करके अपनी शिकायत कर सकते हैं। और आपके शिकायत को भेजने के 15 दिन से 1 महीने के अंदर यह बताया जाएगा कि आपकी शिकायत को कहाँ भेजा गया, ताकि आप जा करके वहाँ पर उसका वारा न्यारा करा सकें। आज हम बात कर रहे हैं इसी फोरम का एक महत्वपूर्ण अवयव है, और वह है राष्ट्रीय लोक अदालत। लगभग हर तीसरे महीने या 3 महीने के बाद हर स्तर पर, जिले स्तर पर, अनुमंडल के स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह की लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है। ये लोग राष्ट्रीय लोक अदालत क्या है, पिछले दिनों हम आपसे बात कर रहे थे अस्थायी लोक अदालत पर। आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय लोक अदालत पर। हमारे साथ बात करने के लिए झालसा के मीडिएटर दीनानाथ पिंटे जी हैं। स्वागत है आपका। नमस्कार। जी जी नमस्कार। एक तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो राष्ट्रीय लोक अदालत है, ये क्या है? जी, हम लोग इसकी जो पृष्ठभूमि है उसे संक्षेप में देखेंगे, और ये बड़ा रोचक भी है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो एक विधिक आकाश है, पूरा जो विधि व्यवस्था है हमारी, उसमें असंख्य कानून हैं, अधिनियम हैं और नियमावलियां हैं। शायद कोई भी मतलब देश का जो विधि विशेषज्ञ है वो भी सारे कानूनों को ना जानता हो कि हमारे देश में कितने और कौन कौन से कानून हैं। और ज्यादातर कानूनों का जो रूप है वो एक तरह से दंड के रूप में होता है, अपराध और दंड के रूप में होता है कि इस अपराध के लिए ये दंड। लेकिन कुछ ऐसे कानून हैं जिसको हम लोग बेनेवोलेंट एक्ट्स और लॉज कहते हैं। उनमें से एक दो जो कानून हैं जिसकी हम लोग आज चर्चा करेंगे, उनमें से एक है ये जो विधिक सेवा प्राधिकार कानून, और जो मोटर व्हीकल एक्ट, जो मोटर वाहन अधिनियम है, वो भी उसी तरह की श्रेणी में यह कानून आता है, जिसमें अपराध और दंड कम और माने जन सुविधा के लिए या जन कल्याण के प्रावधानों को शामिल किया गया। कानूनी रूप से इसमें ध्यान ज्यादा दिया गया है। हमें राष्ट्र को धन्यवाद देना चाहिए जस्टिस PN भगवती की कल्पनाशीलता को, जिन्होंने ये 1986 में ये देखा कि अदालतों पर बढ़ते बोझ को कम करने का एकमात्र रास्ता ये हो सकता है कि फैसले और विवादों के निपटारे अदालतों से बाहर हो। अदालतों की देखरेख में जरूर हो, लेकिन अदालतों के बाहर हो। उस समय उन्होंने एक वैकल्पिक विवाद व्यवस्था बनाई, जिसको हम लोग कहते हैं ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन।
और उसी कल्पनाशीलता को आगे बढ़ाते हुए ये लोक अदालतों का जन्म हुआ। मतलब लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, विधिक सेवा प्राधिकार कानून 1987 अस्तित्व में आया, जिसमें सर्वप्रथम ये प्रावधान किए गए कि लोक अदालतें जो कि अदालत के चार दीवारी से बाहर होंगी, जिसमें जो विवादित पक्ष हैं उनको खुद की समस्याओं को, विवादों को एक दूसरे के साथ और सामने बैठ करके निपटारा करने का अवसर मिलेगा, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। और जो निःशुल्क हो या जिसका अत्यंत कम शुल्क हो, जिसमें वकील की फीस या कोर्ट की सीढ़ियां चढ़ते रहने का तारीख पर तारीख वाला ये मसला ना हो, और जिसमें एक तरह से न्याय तत्काल प्राप्त हो सके, उस कल्पना से ये अधिनियम सामने आया। और जिसमें प्रावधान किए गए, उसका एक जो अध्याय है वो ये कहता है कि लोक अदालतें कैसे कैसे गठित होंगी। उसमें सर्वोच्च स्तर पर जिसको कि नालसा कहा गया, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर होगा और सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में होगा। उसी तरह से सभी राज्यों में राज्य स्तर की जो व्यवस्था होगी वो उस राज्य के हाई कोर्ट के, उच्च न्यायालय के देखरेख में चलेगी। इसको तालुका के स्तर पर ले जाया गया, जिले से भी नीचे इसको ले जाने का प्रावधान है कानून में। अब मूल रूप से क्या है कि ये सभी प्रावधान लोक अदालतों के आपको तत्काल, त्वरित और निःशुल्क न्याय दिलाने की एक व्यवस्था है, जिसको हम लोग वैकल्पिक विवाद निष्पादन व्यवस्था कहते हैं, एडीआर कहते हैं। इसमें लोक अदालतें हैं, परमानेंट लोक अदालतें हैं, कंसिलिएशन है। अब मीडिएशन का जो एक नया दौर चल पड़ा है, हमने देखा कि इसी सत्र में, बीते सत्र में अब मध्यस्थता अधिनियम भी पारित हो गया है। वो भी उसी कड़ी का एक हिस्सा है। जब तक ये अधिनियम पारित नहीं हुआ था तो वो मध्यस्थता का सारी व्यवस्था इसी लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट का एक हिस्सा था कि मध्यस्थता में किए गए सारे निष्पादन जो है वो इस कानून के तहत होंगे, लोक अदालत एक्ट के तहत होंगे या लीगल सर्विसेज एक्ट के तहत होंगे। अब वो एक पृथक रूप से अपना नया कानून शुरू हो गया। तो राष्ट्रीय स्तर पर हर त्रैमासिकी पर 3 महीने के अंतराल में सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह इनिशिएटिव लिया जाता है कि पूरे राष्ट्रीय स्तर पर लोक अदालतें, राष्ट्रीय लोक अदालत ही उसको कहा जाता है। जैसे ये आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत 9 सितंबर से होने वाली है, तो 1 महीने पहले या उससे भी अधिक पहले से ये तैयारियां शुरू हो जाती हैं कि सुप्रीम कोर्ट ये देखता है कि हाई कोर्ट्स के समक्ष जितने सारे विवाद हैं, जिनको कि हम इस तरह के लोक अदालत के पटल पर ला सकते हैं, या स्वयं सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जितने ऐसे विवाद हैं जो कि मूल रूप से जिसको हम लोग कंपाउंडेबल बोलते हैं, सिविल नेचर के बोलते हैं, वो तमाम का एक तरह से लिस्टिंग हो। ये प्रक्रिया पहले से चलती है कि दोनों पक्षों को, पार्टियों को, उनके वकीलों को बुला करके महीनों तक ये चलता है कि इस विवाद के निपटारे का एक अनौपचारिक हल ढूंढा जाए। और जब उसके हम लोग करीब होते हैं तो जिस दिन लोक अदालत होती हैं उसमें उसको रखा जाता है, ताकि जो अंतिम निर्णय है, उसमें जो अंतिम फैसला या अंतिम एक तरह से निगोशिएशन से वो उसके लोक अदालत के समक्ष किया जाए और फिर उस पर एक डिक्री पास होती है। तो अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि प्रक्रिया क्या होगी। एक तो ये है कि राष्ट्रीय लोक अदालत अगर आयोजित हो रहा है जी और हमारा मामला चल रहा है या मामला नहीं चल रहा है जी, अदालत में हमारा मामला नहीं है जी, और हम चाहते हैं कि राष्ट्रीय लोक अदालत में आकर के हम अपने मामले का निपटारा कराएं। जी जी, 2 है जी, जैसे कि इसमें होता है मीडिएशन, प्री मीडिएशन, जी, ये एक व्यवस्था है। जी जी, तो हमारा मामला चल रहा है तो हम वहां डिमांड करेंगे या जज साहब को लगेगा कि हाँ इस मामले को लोक अदालत में भेजा जा सकता है। एक पक्ष चाहता है, दूसरा पक्ष नहीं चाहता है, तो जज साहब का डिस्क्रिप्शन होगा कि हमको करना क्या है, इसको भेजना है कि नहीं भेजना है। और दूसरा ये हुआ कि नहीं भेजना ही भेजना है, इस तरह के मामलों को जो कंपाउंडेबल मामले हैं, जो सिविल नेचर के मामले हैं, इनको राष्ट्रीय लोक अदालत में भेजना ही भेजना है। फिर वहां से अगर नहीं होता तो फिर देखा जाएगा कि आगे क्या करना है, नहीं करना है। तो व्यक्ति दोनों में कोई पीड़ित पक्ष हो, वादी हो या प्रतिवादी हो, वो अगर जाना चाहता है तो उसकी भूमिका क्या होगी? जी, इसमें 2 तरह की बातें हैं। एक तो जिस विवाद के स्वरूप को आपने इंगित किया, वो मूल रूप से 2 व्यक्तियों के बीच में है, छोटी एंटिटीज के बीच में है। लेकिन
ऐसे बहुत सारे मामले इंस्टीट्यूशनल मामले हैं जो व्यक्ति और इंस्टीट्यूट के बीच, सरकार के बीच में, जैसे उदाहरण के तौर पर आपका चालान कट गया, हेलमेट नहीं है या ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है या परमिट फेल है, आपका चालान कट गया। तो ये तो क्योंकि केस तो बनेगा, कोर्ट के सामने समक्ष जाएगा, कोर्ट जब भी होगा उसकी सुनवाई करेगी, लेकिन ये मसला जो व्यक्ति है, जो इंडिविजुअल है, वो लोक अदालत के समक्ष ला सकता है। अब लोक अदालत के समक्ष आएगा तो बगैर ये अदालत में गए हुए लोक अदालत के समक्ष ला सकता है। हाँ। वहां उपस्थित होकर दूसरे की अदालत भी उसको भेज सकती है। अदालत भी भेजें, आप स्वयं भी जाए, या जो परमानेंट स्थायी लोक अदालतें हैं उस पर आप एक आवेदन दे करके उस मामले को जीवंत करें। ये तीनों स्थितियां हैं। तो इसमें से फिर वो मसले आगे बढ़ते हैं। नहीं, इसमें जो पब्लिक यूटिलिटी का मामला है, पब्लिक यूटिलिटी में या ट्रैफिक वाला में जो आपने बताया, उसमें यह है कि कहते हैं कि पहले आप पैसा भर दीजिए, पहले आप पैसा भरिए। जैसे नगर निगम के पानी का टैक्स है, बिजली का टैक्स है, तो आप भरिए, उसके बाद हम उस पर सोचेंगे कि हम क्या करेंगे नहीं करेंगे। भाई आपने हमको 5,000 रुपया भेज दिया, 4 महीने से आप बिल नहीं भेज रहे हैं, हर महीने आपको भेजना है, और हर महीने में यह तय है कि 1 से जो अंतिम तारीख है, 30, 31 या 29 जो भी तारीख है, उस दिन हमारा मीटर रीड हो जाना चाहिए था और 1 को भेज दिया जाना चाहिए। इसलिए कि सरकार जो सब्सिडी देती है हमको, उस सब्सिडी का बेनिफिट हमको मिल सके। अगर आप 3 महीने में बिल भेजेंगे, 2 महीने में बिल भेजेंगे, तो वो तो सब्सिडी हमारी वैसे ही खत्म हो जाएगी। और यह धंधा बड़े पैमाने पर चल रहा है, तो उस तरह के उपभोक्ताओं को क्या करना चाहिए? ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे कानून हैं, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में ये प्रावधान है, और भी कुछ पानी जैसा आपने कहा, या कुछ नगर निगमों के कानूनों में ये कुछ प्रावधान होते हैं कि पहले पैसा जमा करें। पहले हाँ, विवाद को आगे बढ़ाने के लिए आपको जो भी राशि है उसको पहले जमा करना। लेकिन सभी कानूनों में ये व्यवस्था नहीं। जैसे मोटर व्हीकल या मोटर ऑफेंसेस से रिलेटेड जितने सारे मुद्दे होते हैं, इसमें ये शर्त लागू नहीं होती है कि आप पहले पैसा जमा करें उसके बाद उस विवाद को ले जाएं, क्योंकि उसकी सुनवाई होनी जरूरी होती है। रीजनेबल अपॉर्चुनिटी जिसको कहते हैं वो, और कई बार तो ऐसा होता है कि बिना दंड के ही आपको उसमें आप माफी भी मांग लेते हैं, और ये व्यवस्था पूरे विश्व भर में है। आप अमेरिका में भी देखते हैं कि जिसको ट्रैफिक ऑफेंस, ट्रांसपोर्ट से 2-3 चीजें जुड़ी हुई हैं। एक तो हिट एंड रन का मामला है, दूसरे ट्रैफिक रूल उल्लंघन का मामला है, या उल्लंघन हो जाने का मामला है, या गलत। अब जैसे कि हमको एक ये आया मैसेज आया कि आपने ट्रैफिक रूल का उल्लंघन किया है, चालान किया है 0। हाँ, हमने कहाँ उल्लंघन किया, कब उल्लंघन किया, उस दिन हमारी गाड़ी नहीं निकली है, आपने भेज दिया मैसेज, उसमें लिख रहे हैं 0। लेकिन हम तो पैनिक हो गए ना भाई, आप यह क्यों भेज रहे हैं? अब यही उदाहरण लेंगे हम कि इसमें जो राशि है, दंड की राशि है या जो प्रावधान है वो है नहीं, लेकिन चूंकि वो चालान कट गया है आपके एक मोटर वाहन या मोटर स्वामी के रूप में, वो आपके रिकॉर्ड में रहेगा। क्योंकि अब तो सारे रिकॉर्ड डिजिटाइज हो गए हैं। जब आप अपना वाहन बेचना चाहेंगे, वो सारी लिस्ट अचानक आपके सामने आ जाएगी कि 8-10 मामले ऐसे पड़े हुए हैं जिसमें किसी में 1 रुपया भी दंड नहीं है, किसी में 50 रुपया। लेकिन हम तो निकले ही नहीं उस दिन, हमारी गाड़ी अब निकले नहीं। अब है कि आपको इसको लोक अदालत के सामने ये प्रस्तुत लेकर उसको वहां से उसको निपटारा करवा लेना है, उसको निरस्त करवा लेना है। ये मौका वहां होता है, क्योंकि कोर्ट की प्रक्रिया में जाने का मतलब है कि जितना दंड नहीं उससे ज्यादा आपको खर्च होना है उसमें। बिल्कुल। तो ये अवसर होता है, और आम नागरिक को सचेत भी इस रूप में रहना है। आजकल तो आपके सारे मोबाइल जो है इससे अटैच या सिंक रहते हैं, आपको मैसेज आता ही आता है अगर किसी भी ट्रैफिक एक्सीडेंट का या रोल का आपने उल्लंघन किया है। तो ये सचेत रहना हमारे लिए जरूरी होता है कि इन सारे निपटारों को समय समय पर हम लोग खात्मा करते जाएं, और इसमें जो प्रावधान है दंड का, उसमें भी काफी रियायत मिल जाती है लोक अदालत के सामने। तो इसका लाभ अवश्य हमें लेना चाहिए। और अब तो स्थायी लोक अदालत के रूप में आपको सालों भर ये सुविधा उपलब्ध है, जब आप चाहें। 3 महीने आपको इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है कि जब राष्ट्रीय लोक अदालत होगी या उसके नीचे सारी लोक अदालतें 3-3 महीने पर होगी, तो उसके लिए आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं। 10 लाख तक के विवादित राशि का कोई भी मसला आप कभी भी स्थायी लोक अदालतों के सामने ले जा सकते हैं। उससे भी पहले एक प्री कंसिलिएशन की व्यवस्था है, जो कि किसी भी कोर्ट या अदालत के समक्ष मामला जाने के पहले ही आपका विवाद निष्पादन किया जा सकता है। यहां तक कि जिसकी मोटर वाहन अधिनियम की हमने बात की, उसमें भी यह प्रावधान दिया हुआ है।
उसमें जैसे उसमें एक अध्याय है, अध्याय 11 में धारा 149 149 है, जो ये कहती है कि कोई भी पीड़ित व्यक्ति जो मोटर वाहन के चालन के क्रम में जख्मी हुआ हो या जिसके परिवार के सदस्य की मृत्यु हुई हो, वो सीधे इंश्योरेंस कंपनी के पास जा सकता है और अपनी दावे की सूचना उनको दे सकता है। इंश्योरेंस कंपनी को एक डेसिग्नेटेड ऑफिसर नॉमिनेट करना है जो 30 दिन के अंदर वो दावे का पूरा निरीक्षण करके ये कहेगा कि इसमें हम इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से इतनी दावा मुआवजा राशि देने के लिए तैयार है। अब यहां तक, इस स्तर तक आप किसी भी अदालत के समक्ष नहीं गए, वो अगर मंजूर है, क्लेमन जो दावेदार है उसको अगर वो स्वीकृत है तो दावा वहीं पर खत्म हो जाता है। नहीं, इसमें दो पक्ष है ना। एक पक्ष ये है कि एक तो इंश्योरेंस कंपनी ने कहा कि ठीक है आपका एक्सीडेंट हुआ है जी, आप घायल हुए हैं या आपके घर में कोई मृत्यु हुआ है तो उसका हम ये देंगे जी, लेकिन ट्रांसपोर्ट एक्सीडेंट में बहुत सारे मामले ऐसे हैं जिसमें कि फिक्स है कि एज के हिसाब से, अगर आपने गाड़ी नंबर नोट किया है तो एज के हिसाब से आपकी आमदनी कितनी होती थी, आपका कितना नुकसान हुआ, उसके हिसाब से फिक्स है कि वो वही मुआवजा आपको देना है, उसमें कोई कमी बेसी नहीं हो सकती है। उसमें एक मिनट हम ये पूरा कर लें। तो एक ये अलग हो गया, हिट एंड रन में भी फिक्स है कितना मिलना है, वो इंश्योरेंस कंपनी, वो ट्रांसपोर्ट, ये क्या नाम है यहाँ वहां जाकर के वो सुलटाना पड़ेगा। इसको हमारे दर्शकों को क्लियर करिए कि इस तरह के मामलों में अगर कोई पीड़ित व्यक्ति है जिसके साथ ऐसा हुआ है उसको कहाँ जाना चाहिए। एक तो इसमें है कि भाई आप थाना में जाइए, थाना में शिकायत करिए, थाना में ऑटोमेटिकली जो एफआईआर की प्रक्रिया है उसमें एफआईआर हुआ तो एफआईआर की कॉपी चाहिए, उसको लेकर के आप आगे बढ़िए। क्या है इसमें? इसमें 3 स्थितियां हैं जो हमको दर्शकों को स्पष्ट रूप। सबसे पहले तो हिट एंड रन। अब हिट एंड रन ये समझने की बात है कि हिट एंड रन वो प्रावधान है मोटर वाहन अधिनियम का जिसमें कि जो व्हीकल है, जो वाहन है, उसकी पहचान नहीं हो पाती, वो चिन्हित नहीं हो पाता है, लेकिन वाहन के चालन के क्रम में दुर्घटना होती है, चाहे व्यक्ति की मृत्यु हो जाए या घातक रूप से चोट लग जाए। इन दो स्थितियों में या उसका कोई नुकसान बहुत ज्यादा, कोई नुकसान संपत्ति का नुकसान हो जाए, तो मृत्यु की स्थिति में 2.5 लाख तक का मुआवजा और घातक चोट में 50,000 तक का मुआवजा, यह आपको उपायुक्त के कार्यालय से प्राप्त है। वहां आपको केवल अर्जी और आवेदन करना है, वहीं से सारी इंश्योरेंस कंपनियां मिल करके एक फंड क्रिएट करती हैं जिसको सोलेशियम फंड कहा जाता है, उसी में से आपका दावे का भुगतान होता है। आपको इंश्योरेंस कंपनी इसमें बीच में नहीं है, उनके पास जाने की जरूरत नहीं। अब दूसरे तरह का जो दावा है वो है कि जैसे यात्री बस की दुर्घटना हुई जिसमें 25 यात्री चल रहे थे जो कि अलग अलग आय वर्ग के अधिकारी थे, इसमें कुछ हो सकता है नाबालिग हो, कोई नौकरी पेशा हो। अब है कि जो प्रावधान है कि बिना किसी कॉन्टेस्ट के, मतलब कि दावे को आगे बढ़ाते हुए अगर आप चाहते हैं कि मृत्यु के आपको मुआवजा मिले तो 5 लाख का प्रावधान है, घातक चोट के लिए 2.5 लाख का प्रावधान है। उतना पर अगर आप संतुष्ट हैं तो वो मामला वहीं पर सेटल हो जाए। लेकिन मान लीजिए कि एक कोई सरकारी कर्मचारी है, बैंक कर्मचारी है जिसकी तनख्वाह 80,000 या 1 लाख तक है और उसके परिवार में केवल वही एक अर्जन करने वाला व्यक्ति है, तो परिवार को ये हक है कि उसका जो आमदनी है उसके अनुपात में उसकी मुआवजे की राशि को वो कोर्ट द्वारा, जिसको हम एडजुडिकेशन कहते हैं, उसको फरवा ले। क्योंकि इंश्योरेंस कंपनियां कई बार उतनी राशि जिसमें जिनकी उनको अनुपात में, उनके आय के अनुपात में वो मिलनी चाहिए, उतनी नहीं प्रस्तावित करते। तब इस मसले में कोर्ट अपना जो अवार्ड कहते हैं उसको, जो ट्राइब्यूनल्स का अवार्ड, अधिकरण के सामने जो दावे चलते हैं वो अवार्ड पर आते हैं। बहुत सारी चीजों का उसमें सम्मिलित किया जाता है, यहां तक कि अगर पति है, उसके बच्चे हैं, तो पत्नी को क्या क्या आपको जो फ्यूनरल का एक्सपेंसेस है वहां तक भी उसको जोड़ा जाता है कि 3,000 रुपया फ्यूनरल एक्सपेंसेस तक के रूप में। उसके बहुत सारे मद हैं, लगभग 16 मदों में उसको जोड़ करके एक राशि को, जिसको अवार्ड कहते हैं, वो पारित किया जाता है। फिर इंश्योरेंस कंपनी का वो दायित्व है कि उसको 30 दिन के अंदर में वो अवार्ड दोनों तरह से, एक तो लोक अदालत के समक्ष करे या कोर्ट में उसकी राशि को जमा करे। तो ये एक प्रक्रिया। अब राष्ट्रीय लोक अदालत जो है, राष्ट्रीय लोक अदालत में हम सीधे इस तरह के मामलों के लिए जा सकते हैं या अदालत में मामला चल रहा है वहां से जा सकते हैं? नहीं, राष्ट्रीय अदालत, हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, छोटे मसलों को, जिसको कि ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन कहा जाता है, उसको सीधे आप लोक अदालतों में, माने राष्ट्रीय अदालत में या सुप्रीम कोर्ट के समक्ष नहीं ले सकते हैं। जैसे कोई चोरी का, साइकिल चोरी के मामले को आप सुप्रीम कोर्ट की लोक अदालत के समक्ष नहीं रख सकते। लेकिन
जो सुप्रीम कोर्ट की लोक अदालत में या राष्ट्रीय लोक अदालत में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जो मामले आते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक तो ये कि विशुद्ध रूप से नए हैं लेकिन बहुत बड़े मामले। मान लीजिए कि रेल दुर्घटना हुई और रेल पर एक समूह ने जो उनके अपने आप्तजन की मृत्यु हुई या दुर्घटना हुई उस पर एक कोई क्लास क्लेम किया है, वो बड़ा मसला है, वहां जा सकता है। दूसरे तरह के मसले क्या है कि इंश्योरेंस कंपनियां, मान लीजिए कि किसी एक बैंक कर्मचारी की मृत्यु में 50 लाख का अवार्ड हुआ, इंश्योरेंस कंपनी को लगता है कि नहीं ये ज्यादा है, पहले हाईकोर्ट में गया, हाईकोर्ट से भी फैसला नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी के रूप में जाते हैं। अब क्या है, ये सारे मामले सुप्रीम कोर्ट के पास भी लंबित है। तो समय समय पर ये जो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित मामले होते हैं वो इन लोक अदालतों पे वो लाते हैं। इंश्योरेंस कंपनी को बुलाया जाता है, क्लेमेंट्स को बुलाया जाता है और वो उनकी सुलह वहां होती है। तो नेचर वही है लेकिन जो स्तर रहता है वो बड़ा रहता है। तो इस तरह के दो तरह के मसले सुप्रीम कोर्ट में आते हैं और वो मसले जिसमें कि कुछ न्यायिक बिंदु शामिल हो, किसी ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में, मान लीजिए कि पैसेंजर बस जा रही थी और बस का फिटनेस नहीं था या ड्राइवर चालक का लाइसेंस नहीं था, ऐसी स्थिति में इंश्योरेंस कंपनी का दायित्व होगा कि नहीं होगा, एक न्यायिक बिंदु। नहीं, अभी यह रांची में आया था एक मामला जिसमें कि वो स्कूटर का वो लगा के चला रहा था, बस एक्सीडेंट हो गया, बसें चल रही थी। माने इंश्योरेंस का पैसा बचाने के लिए वो मसला मूल रूप से क्या था कि स्कूटी का, मान लीजिए आपको 900 रुपया प्रीमियम लग रहा है तो स्कूटी का नंबर बस पर लगा करके 900 रुपया प्रीमियम दे करके आप 40,000 रुपया जहां आपको इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम देना था वो बचा लिया। लेकिन एक्सीडेंट जब हुआ तब पता चला, मतलब इसमें पॉलिसी और एक्ट के वायलेशन है। तो उसमें जो बस में दुर्घटना घटी तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? अब ये जो लॉ पॉइंट जिसको कहते हैं, ये लॉ पॉइंट है। अब तो राष्ट्रीय लोक अदालत में हम जा सकते हैं उस मामले जा सकते हैं मामले की पैसेंजर जो है, हम यात्री के रूप में हम थोड़े जानते हैं कि या मृत यात्री के परिवार का उसमें दोष नहीं है। वो ये देख करके तो बस में नहीं चढ़ेगा कि इसने स्कूटर का प्रीमियम देख करके स्कूटर का नंबर लगा करके बस चला रहा है, तो उसकी गलती नहीं है। तो अदालतें आजकल क्या व्यू लेती है, उसको कहते हैं पे एंड रिकवर। वो कहती हैं कि हाँ, इसमें इंश्योरेंस कंपनी का कानूनी रूप से दायित्व नहीं बन रहा है लेकिन हम उसकी सजा यात्री और उसके परिवारजनों को नहीं दे सकते हैं, इसलिए पहले इंश्योरेंस कंपनी उनको भुगतान करे और वो ओनर से, जिसकी कि मूल रूप से वो लायबिलिटी है, उससे वसूले, उसको पे एंड रिकवर करते। तो इस तरह के मसलों में अब जैसे सरकारी इंश्योरेंस कंपनियां, हम एक सरकारी अधिकारी के रूप में इंश्योरेंस कंपनी के अगर ऐसे मसले में भुगतान करते हैं तो कल हम अपनी नौकरी खो सकते हैं। इसलिए हम अदालतों से ये चाहते हैं कि वो इस तरह का कोई निर्देश दे जिस पर हम अमल करें और रिकवरी का प्रोसीडिंग जारी रखें। तो ये बड़ी एक व्यवस्था बनी हुई है जो बड़े मुद्दे होते हैं, जिसमें बड़ी राशि भी शामिल होती है या बड़े जो बड़ी दुर्घटनाएं होती है, किसी बस की हो चाहे ट्रेन की हो, किसी हवाई जहाज के रूप में, तो ये बड़े मसले सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रहते हैं और उसमें इस तरह की काफी कल्पनाशील एक तरह से रास्ते निकाले जा रहे हैं। पहले राष्ट्रीय स्तर पर और स्थानीय स्तर पर, दोनों स्तर पर कुछ इंस्टीट्यूशनल मामले जो हैं, खास करके गवर्नमेंट से रिलेटेड, जैसे पेंशन का मामला है, पेंशन का मामला है, पेंशन नहीं मिला, 10 साल पहले रिटायर किया, पेंशन नहीं मिल रहा है। दुर्घटना का मामला है कि दुर्घटना हुई 2 साल पहले, 3 साल पहले, अब वो कोर्ट में दौड़ रहा है कि भाई हमको मुआवजा दे दीजिए। इस तरह के मामलों में वो किस तरह से राष्ट्रीय लोक अदालत की मदद ले सकता है? राष्ट्रीय लोक, अगर ये इसमें सीढ़ियां हैं, इसमें ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन की सीढ़ियां हैं कि किस स्तर पर आपका मामला लंबित है। मान लीजिए पेंशन या सर्विस मैटर्स के मामले अक्सर हाई कोर्ट के स्तर पर उसका ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ही हाई कोर्ट होता है, क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट, सिविल कोर्ट में नहीं जा सकते या डिस्ट्रिक्ट जज के सामने उसको नहीं जा। तो ये रीट के तरह के मामले होते हैं सर्विस मैटर्स के, तो उसके ऊपर एक ही सीढ़ी रहती है। तो बहुत लंबे समय तक अगर हाई कोर्टों के सामने या उच्च न्यायालयों के सामने इस तरह के मामले लंबित रहते हैं, तब आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा या सुप्रीम कोर्ट नेशनल लोक अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं। और या जब से अभी राष्ट्रीय लोक अदालत ये आनी है तो आप हाईकोर्ट जिस बेंच या हाईकोर्ट के समक्ष, जैसे झारखंड हाईकोर्ट मान लीजिए, ये अर्जी दाखिल कर सकते कि मेरे ये जो मामले हैं
मेरी पेंशन से संबंधित, सर्विस के संबंधित या जो भी दूसरे मैटर्स, उसको लोक अदालत के सामने रखा जाए और नोटिस इश्यू किया जाए। क्योंकि उसमें केवल ये सावधानी बरतनी होती है आपको कि लोक अदालत के जिस दिन लोक अदालत है उस दिन अगर आप कहें तो जरूरी नहीं कि उसका कोई रिस्पॉन्स आए। उस अथॉरिटी को, हाँ, उस इंस्टीट्यूट को भी आप नहीं बुला सकते, तो उनको ये मौका मिले कि वो तैयारी से आए, अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए आए और वो मसले लोक अदालतों में झारखंड के हाईकोर्ट के स्तर पर आप निपटा सकते। कानून की बात में आज तो बस इतना ही, लेकिन हम जो बता रहे हैं उसको अगर आप बुन नहीं रहे, सिर्फ सुन रहे हैं और सिर्फ सुनकर अपने पास रख ले रहे हैं, तो हमारे बात करने का कोई बायने मतलब नहीं है। इसलिए इन सब चीज़ों को सुनिए, दूसरे को बताइए, ताकि इस तरह के जो फोरम है जहाँ से कि न्याय आपको आसानी से बगैर खर्चे के मिल जाता है, उसका फायदा आपको भी मिले, आपके आसपास के जो लोग हैं उनको भी मिले। अगली बार मिलते हैं, किसी और मुद्दे पर चर्चा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।